अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बेरीज क्लास। तो नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है मियोसिस का। मियोसिस सेल डिवीजन की सेकंड टाइप है जो कि जर्म लाइन सेल्स में इसकी डिवीजन होती है। जर्म लाइन सेल्स में जो डिवीजन होती है वो मियोसिस के ज़रिए होती है, और जो सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होती है वो हमने कल पढ़ा था, मींस पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने कि जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उनमें जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। अब मियोसिस हमारे पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मियोसिस के फर्दर टू पार्ट्स हैं। एक होता है मियोसिस 1 एंड अदर इज मियोसिस 2। पहले हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 1 के बारे में। मियोसिस 1 में जो है सबसे पहले हमारे पास इंटरफेज आता है, जैसे कि बिल्कुल सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होता है इंटरफेस, ठीक है। मियोसिस 1, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल है, वो उसको डिवाइड होना है। अभी इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैविंग 1 क्रोमेटिड होंगे, यानी एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड, मींस 46 क्रोमोसोम्स के पास कितने होंगे, 46 क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब जब सबसे पहले यहाँ पर इंटरफेज आएगा, ठीक है, जब जो सेल है वो इंटरफेज में जाएगा, आपको पता है इंटरफेज में कौन कौन से फेजेस होते हैं। इंटरफेज में हमारे पास G1 फेज, ठीक है, G1 फेज होता है, G0 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है, ठीक है। इन सबके आगे आप फेज लिख लें। G1 फेज में क्या होता है, आप G फॉर ग्रोथ एंड S फॉर सिंथेसिस। G1 फेज में सेल के अंदर जो है ग्रोथ होती है ऑर्गेनेलीज की, प्रोटीन्स की, और एंड में G1 फेज के एंड में जो है एंजाइम की एक्टिविटी ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज हो जाता है, ताकि वो S फेज में जाके DNA की रेप्लिकेशन कर सकें। अब G0 फेज क्या होता है, G1 फेज के बाद जो सेल अपनी डिवीजन से रुक जाए, ठीक है, अब उसको फर्दर डिवाइड नहीं होना, तो वो G0 फेज में चले जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एपिथेलियल सेल्स जो है कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, बिकॉज दे आर स्किन सेल्स, ठीक है। एंड लिवर और किडनी सेल्स जो है वो टेम्परेरी G0 फेज में जाता है और फिर वहाँ से निकल के वो फर्दर उनकी डिवीजन होती है। और हमने एक और सेल्स पढ़े थे, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो होते हैं वो परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं, बिकॉज उनमें कोई भी डिवीजन नहीं होती। अब G1 फेज के बाद हम कहाँ जाएंगे, S फेज में। S फेज में बेसिकली DNA रेप्लिकेशन होती है। DNA रेप्लिकेशन आपको पता है कैसे होती है, जो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, इस तरह से एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब हर दो क्रोमोसोम्स इस तरह से पेयरिंग बनाए हुए हैं, 1 2। अभी यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं और 2 ही क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। जब ये S फेज में जाएंगे तो ये भी अपनी एक कॉपी रेडी कर लेगा और ये भी अपनी एक कॉपी रेडी कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या हम कहेंगे, 2 क्रोमोसोम्स हैविंग 4 क्रोमेटिड्स, यानी अगर एक की बात करें तो अभी यहाँ पर 1 क्रोमोसोम है एंड 1 क्रोमेटिड है, लेकिन जब ये कॉपी रेडी कर लेगा तो यहाँ पर 1 ही क्रोमोसोम होगा सेंट्रोमेयर की वजह से, बट 2 क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से S फेज में जाके 46 क्रोमोसोम्स हैविंग 92 क्रोमेटिड्स आपके रेडी हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है G2 फेज़। S फेज़ के बाद G2 फेज़ में आएगा सेल। G2 फेज़ में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन के लिए जो है प्रोटीन की
प्रोडक्शन होती है, प्रोटीन जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज प्रोटीन प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आके इंटरफेज 1 है, सॉरी ये इंटरफेज लिख लिया मैंने सिंपल, मेयोसिस 1 का तो इंटरफेज 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर आके हमारा इंटरफेज 1 ख़त्म हो जाता है। जब सेल यहाँ पर G2 फेज में आता है तो वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। मेयोसिस 1 में जैसे ही आपके पास इंटरफेज 1 ख़त्म होता है तो आपका मेयोटिक डिवीजन 1 शुरू हो जाता है, जिसमें आपके पास कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती हैं। और सबसे पहले आपके पास होता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में आपको पता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, और जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होती है। ठीक है, यही सब होता है प्रोफेज 1 में, हमने माइटोसिस में पढ़ा था। लेकिन मेयोसिस 1 में, ठीक है, किस में बात कर रही हूँ, मेयोसिस 1 में प्रोफेज सबसे लंबा प्रोसेस होता है, सबसे हम कह सकते हैं लेंदी प्रोसेस होता है ये। अब आप तो सोचे होंगे कि भाई इसमें तो वही सब चीज़ें होती हैं, नहीं, लेकिन नहीं, इसमें वही सब चीज़ें सिर्फ वही सब चीज़ें नहीं होती, वो सब तो होती हैं लेकिन उसके अलावा इसमें और भी कुछ होता है। अब जो है इसमें क्रोमोसोम्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है पैरेंटल और एक होता है पैटर्नल और एक होता है मैटरनल। ठीक है, पैटर्नल और एक है मैटरनल। पैटर्नल जो कि फादर मेल क्रोमोसोम है और मैटरनल मदर फीमेल क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ से मेल क्रोमोसोम आता है, कलर्स अलग अलग कर लेते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। पैटर्नल ये क्रोमोसोम मेल का होता है और ये फीमेल का होता है मैटरनल। आप पापा मम्मा से भी याद कर सकते हैं, पी फॉर पापा, एम फॉर मदर या मम्मा। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, एक दूसरे से डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट है दोनों। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर इसमें जो है प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये भी पेयरिंग करके जो है सेल के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा है, अगर मैं कह रही हूँ कि भाई ये पैटर्नल है, ठीक है, तो मैटरनल किस तरह से होगा, इसी के बराबर में पेयरिंग की सूरत में लगे हुए होंगे दोनों, फिर पैटर्नल एंड देन मैटरनल, इस तरह से पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर हो रही होती है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, यहाँ पे जो ये दोनों जीन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पैटर्नल और मैटरनल अपने अपने जीन्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऊपर से बनाऊँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से। ये रियली क्या है, ये जो है आपके क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली क्रोमेटिड है जो कि जिसका जीन एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इन्होंने एक एक्स शेप में बना लिया है अपने आप को। अच्छा, इस एक्स शेप को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्याज़्मा। क्याज़्मा या क्याज़्मेटा कहते हैं। ठीक है, इस एक्स शेप को हम क्याज़्मा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पेयरिंग हो रही होती है ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, जो होमो मतलब होता है सेम। अब ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम क्या है,
सेम है, तो इनको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन अभी जो है पैटर्नल और मैटर्नल दोनों एक दूसरे के होमोलोग हैं, जिनके साथ वो पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको साइनेप्सिस कह रहे हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट मैं ठीक तरीके से शॉर्ट में डाल दूँगी, वो आपको सही से समझ आ जाएगा वीडियो में, ठीक है। अच्छा, क्लाज्मेटा की जगह से हमारा क्या हो रहा है, जीन एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी तो क्लाज्मेटा के थ्रू, क्लाज्मेटा वाली जगह पे हमारी क्या हो रहे होते हैं, जीन्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। जो फादर वाले जीन है वो कुछ क्वांटिटी में फीमेल के पास चले जाते हैं और फीमेल के कुछ क्वांटिटी में मेल यानी पेरेंटल क्रोमोसोम में चले जाते हैं। इस तरह से जो है ये रिज़ल्ट क्या बनता है, इसका रिज़ल्ट होता है वेरिएशन। अगर ये जीन्स एक्सचेंज ना होंगे तो क्या होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर ऑकर नहीं हो रही होगी प्रोफेज 1 में तो क्या होगा। इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वेरिएशन नहीं होगी। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो जो आपकी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, चिल्ड्रंस होंगे, वो बिल्कुल उनके पेरेंट के सिमिलर होंगे, ठीक है, उनमें और उनके पेरेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्रॉसिंग ओवर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि जो न्यू आने वाली डेवलपमेंट है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो बनेंगे, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आए, ठीक है। तो यही होता है हमारे प्रोफेज 1 में। ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है वैसे तो, लेकिन आपको छोटा लग रहा है, लेकिन सबसे लेंथी यही प्रोसेस है, बाकी सारे तो बहुत ही ईजी हैं। अच्छा, प्रोफेज 1 के बाद हमारे पास कौन सा फेज आता है, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में आपको पता है क्या होता है, इक्वेटर में सारे क्रोमोसोम्स जमा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल। अब यहाँ पर किस तरह से ये पैरेंटल और पैटर्नल और मैटर्नल किस तरह से जमा होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपके सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल आपका यहाँ आ गया है और एक सेंट्रियोल आपका यहाँ आ गया। ये काम कहाँ हो रहा था, प्रोफेज 1 में, ठीक है। अब क्या होगा, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह पेयरिंग में एक दूसरे के अरेंज होंगे। पैटर्नल आ गए, ठीक है, और ये हो गया मैटर्नल। अच्छा, ये पूरे 46 क्रोमोसोम्स इस तरीके से इक्वेटर में जमा होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट, ठीक है। इस मेटाफेज प्लेट में तमाम क्रोमोसोम्स, ऑल 46 क्रोमोसोम्स जमा होते हैं। मैंने सिर्फ आपको कितने दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स दिखाए। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर क्रोमेटिड्स की बात करें तो क्रोमेटिड्स कितने होंगे, क्रोमेटिड्स होंगे 92 क्रोमेटिड्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एस फेज में हमारी क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें हर क्रोमोसोम के पास अगर पहले एक ही क्रोमेटिड था तो एस फेज में जाने के बाद हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाफेज। एनाफेज 1। अब एनाफेज में क्या होता है, अच्छा पहले तो स्पिंडल फाइबर बनाया ही हमने। स्पिंडल फाइबर्स जो है फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज 1 में, और मेटाफेज में जो है इस तरीके से ये इनके सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाते हैं। फिर एनाफेज जब आता है तो ये स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट होंगे, यहाँ का हर पेयर का एक एक होमोलोग अपने अपोजिट पोल्स में जाना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है मैटरनल क्रोमोसोम तो ये उस तरफ जाएगा और पैटर्नल जो है उस तरफ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब एनाफेज में हो रहा था ना, हमारे पास एनाफेज है, ठीक है। एनाफेज में एक सेंट्रियोल इधर है, एक सेंट्रियोल इधर है। अब जब स्पिंडल फाइबर एनाफेज में जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे तो हर
क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, सॉरी ये 4 होंगे ना, इस तरीके से अपने अपने पोल की तरफ जाएंगे। अच्छा, जो क्रॉसिंग ओवर करवाई थी तो उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ से क्रॉस्ड हुए हुए जीन्स भी इनके साथ जा रहे हैं। ये पैटर्नल के साथ मैटरनल वाला जीन जा रहा है, और मैटरनल के साथ कौन सा जीन जाएगा, पैटर्नल, ठीक है। इस तरह से इन लोगों ने क्रॉसिंग ओवर भी करी हुई है, तो यहाँ पर वेरिएशन भी ऑकर हो जाएगी। अब क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इस साइड पे भी 23 क्रोमोसोम्स हो गए और इस साइड पे भी 23 क्रोमोसोम्स हो गए। अच्छा, फिर आपके पास आएगा टीलोफेज। टीलोफेज में आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस जो है इंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, एंड सेंट्रियोल्स के स्पिंडल फाइबर्स बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो हैं अनकॉइल होके क्रोमेटिन फाइबर्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा यही होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वापस आ जाती है और न्यूक्लियोलाई रीअपेयर हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलाई क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा डार्क टाइप रीजन होता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर फिर टीलोफेज ख़त्म होगा, फिर आपको पता है क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट में आपके पास 2 सेल्स आ जाएंगे जो ऑकर कर रहे होंगे, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर क्रोमेटिड्स की बात करें तो यहाँ पर 46 और यहाँ पे भी 46, क्योंकि पहले 92 थे तो उनकी भी हम डिवीजन कर देंगे तो 46 हो जाएंगे। अब आपके पास आता है माइटोसिस, सॉरी मेयोसिस 2, मैं माइटोसिस क्यों कह रही हूँ, मेयोसिस 2। मेयोसिस 2 यहाँ पर जब 2 सेल्स जब 2 डॉटर सेल्स डेवलप हो जाएंगे, फिर आपके पास आएगा मेयोसिस 2। मेयोसिस 2 बिल्कुल सेम टू सेम माइटोसिस की तरह है, सेम एज, आप बिल्कुल माइटोसिस वाले स्टेप्स लिख दें, बस उसमें मेयोसिस के तौर पर लिखें तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, सेम एज माइटोसिस, ठीक है। अब वो हम प्रूव करते हैं किस तरह से माइटोसिस, क्योंकि जब यहाँ पर प्रोफेज 2 होगा, ठीक है, प्रोफेज 2 होगा ना, प्रोफेज 2 होगा, माइटोसिस में क्या हो रहा था। अब प्रोफेज 2 में वो सब नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्सिस, ठीक है, ये सब नहीं होगी, क्योंकि वो सब कहाँ हो रही थी, प्रोफेज 1 में हो रही थी। प्रोफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, इसमें सिंपली बस क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, सेंट्रियोल जो है नॉर्थ पोल्स में चले जाते हैं, और क्रोमेटिन फाइबर्स जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगी। यही सब होता है प्रोफेज 2 में, एज सेम एज प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मेयोसिस 2 में सॉरी क्या था वो, इंटरफेस नहीं होता। मेयोसिस 2 में इंटरफेस 2 नहीं होता, क्यों नहीं होता वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। पहले प्रोफेज 2 आ जाता है। प्रोफेज 2 में अब ये 23 क्रोमोसोम्स एंड हैविंग 46 क्रोमेटिड्स, फिर ये जाएंगे प्रोफेज 2 में, दोनों के अंदर क्या होगा, वही सब हो जाएगा, सेंट्रियोल्स इधर आ जाएंगे एंड क्रोमोसोम्स रीअपेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेंट्रियोल्स आ जाएंगे और न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। फिर ये मेटाफेज में जाएंगे, मेटाफेज में जाने के बाद क्या होगा, ये इक्वेटर में जमा होंगे। अब यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि हर क्रोमोसोम अब सिंगल है, वहाँ पे सारे सिंगल सिंगल चले गए थे, वहाँ पे भी सिंगल सिंगल चले गए थे। हमने प्रोफेज 1 में ही हमने क्या किया था, सारी जो पेयरिंग थी वो ख़त्म कर दी थी। अब जब पेयरिंग नहीं होगी, अब जो है सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट में इस तरह से जमा होंगे,
ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हैं, आप कट इसका निशान में समझिएगा। अब सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगी और फिर इनसे अटैच हो जाएंगी, किससे, सेंट्रोमेयर से। वही होगा, फिर एनाफेज आएगा। एनाफेज में क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और ये एक एक क्रोमेटिड अपनी तरफ खींच लेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक क्रोमेटिड उस तरफ चला जाएगा और एक क्रोमेटिड उस तरफ चला जाएगा। फिर क्या कहेंगे हम, क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितने क्रोमोसोम्स इन सेल्स में थे उतने ही डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम्स बने हुए हैं। एक क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड है, जब ये डिवाइड होगा तो तब भी ये एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमेयर 1 है और यहाँ पे भी 1 है। इसलिए हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है। बट क्रोमेटिड्स की क्वांटिटी कम हो गई, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे 23 क्रोमेटिड्स है, सेम क्वांटिटी एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे भी वही सब होगा, इस सेल के साथ भी क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स हैविंग 23 क्रोमेटिड्स, 23 क्रोमोसोम्स हैविंग 23 क्रोमेटिड्स। अब जो है क्या होगा, एनाफेज हो गया, टीलोफेज होगा। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर्स हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो अनकॉइल होकर क्रोमेटिन फाइबर्स में चेंज हो जाएंगे। फिर एंड में आएगा हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में दो, यहाँ पर भी फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में सेल मेम्ब्रेन की पिंचिंग होगी, जिसकी वजह से क्लीवेज फ्लो आएगा। क्लीवेज फ्लो की वजह से ये सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 23 क्रोमोसोम्स हैविंग 23 क्रोमेटिड्स होंगे। अब ये जो हमारे पास सेल्स बने हैं ये टोटल 4 है। अगर फीमेल की बात करें तो इनमें से सिर्फ 1 यूज़ होता है, 1 एक्टिव होता है, बाकी 3 जो है आपको पता है पोलर बॉडीज़ होती हैं। पोलर बॉडीज़ जो कि इसके लिए फूड का काम करती हैं, ठीक है, और ये तीनों कोई काम नहीं करती, इन तीनों का कोई काम नहीं होता, बस फीमेल की बात करेंगे। और मेल में जो है ये चारों काम करेंगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मियोसिस 2 में इंटरफेज 2 क्यों नहीं होता। इंटरफेज 2 अगर मियोसिस 2 में होता तो एस फेज भी होता। एस फेज में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती तो क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी सेम रहती, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स कुछ इस फॉर्म में थे, ना कि इस फॉर्म में। और इस फॉर्म में एस फेज में रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती थी, क्या वो ऐसा बन जाए, ऐसा बन ही नहीं सकता था। इसीलिए मियोसिस 2 में एक तो ये रीज़न हो गया कि ये क्रोमोसोम जो है डबल क्रोमेटिड्स कंटेन करते हैं, इसलिए इसमें इंटरफेज नहीं होता। दूसरा ये था कि यहाँ पर क्वांटिटी जो है चेंज हो जाती, यहाँ पे क्या हो जाता 23 क्रोमोसोम्स या 46, इस तरह से यहाँ पे क्वांटिटी आगे पीछे हो जाती है। इसीलिए मियोसिस 2 में इंटरफेज की नीड नहीं है। मियोसिस 1 में ही इंटरफेज होता है, जब ये सारा काम एंड तक कर देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 का। इसमें जो भी बात आपको समझ में ना आई हो तो वो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।